बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा ही मॉडल पेपर आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पे कराने वाले हैं साइंस से रिलेटेड। एक बार ज़रूर इसे देख करके जाइएगा, यहीं से आपको प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा। पूर्णांक आपका रहेगा 70 का। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए है। समय आपको दिए जाएंगे 3 घंटे। ठीक है, विज्ञान प्रश्न पत्र है आज। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ कहा गया है। सभी जो है प्रश्न पत्र अनिवार्य, जितने भी प्रश्न करेंगे आप सभी इसमें जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 9th और 10th के लिए 20 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि OMR बेस्ड होते हैं, इसलिए ध्यान से एक एक प्रश्न को करिएगा। अब प्रश्न को करते समय अच्छे से एकदम जो है गोला करके काला करिएगा। ठीक है, आइए आज के प्रश्नों को इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम आज देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे, बहुविकल्पी प्रश्न कहा गया है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। बताना यह है कि प्रिज्म के द्वारा जो है विचलन अधिकतम किस में होता है? बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या फिर लाल रंग का। बताना है प्रिज्म द्वारा जो है विचलन अधिकतम होता है किस में होता है, यह बताना है। अगर हम बात करते हैं प्रिज्म द्वारा विचलन की, तो सबसे अधिक अगर विचलन होती है तो वह बैगनी रंग का होता है। किसका होता है बच्चों? तो बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया है, किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है। बताना यह है कि किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है प्रोटॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करते हैं किसी चालक में धारा के प्रवाह की, तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो 3 × 10 की पावर कितनी होती है? -8 कितनी होती है? 3 × 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, सॉरी। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ठीक है, कितना आवेश होता है? अगर पूछता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कुल कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपके लिए, किसी चालक धारा में प्रवाह होता है किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। बताना यह है कि जो मानव नेत्र होता है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है, परितारिका कहलाता है, पुतली कहलाता है कि दृष्टि पटल कहलाता है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र जिस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दृष्टि पटल उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा कहा गया यहाँ पे कि एक लेंस की जो क्षमता है वह 1 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो कितनी होगी? 50 होगी, 100 होगी, 25 होगी या फिर 20 होगी। एक लेंस की क्षमता कितनी है? तो 1 डायोप्टर है। तो पूछा गया इसकी फोकस दूरी की जो क्षमता होगी वह कितनी होगी? तो वहाँ पर देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वह किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा, मीटर के द्वारा, जनित्र के द्वारा या फिर गैल्वेनोमीटर के द्वारा। बताना यह है कि 5वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें विद्युत धारा मापने के यंत्र की, तो यहाँ पे एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि जो है निकट दृष्टिदोष जो है अगर किसी को हुआ है निकट दृष्टिदोष क्षेत्र में पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया? मतलब निकट दृष्टि दोष को आपको दूर करना है, उसके लिए किस प्रकार के लेंस का आप प्रयोग करेंगे यह बताना है आपको। तो बताइए किस प्रकार का करेंगे। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। बताइए कि किसका प्रयोग करेंगे आप। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर बात करते हैं अगर व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि दूर दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जरा दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे उत्तल का, यानी एक ऐसा चश्मा होगा जिसमें जो है नीचे की तरफ लगा होगा अवतल दर्पण, जबकि ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो लगा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका मतलब यह उत्तलोत्तल दर्पण का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ओम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र है I = V × R या फिर R = V × I या फिर V = IR
या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ये कि ओम के नियम का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, V बराबर I × R। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। बताना यह है कि बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर O2। बताइए कि बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो वहाँ पर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन का जो pH मान है वह 3 है। तो बताना यह है कि जो बिलियन लिया गया है वह कैसा बिलियन है, क्षारीय है, उदासीन है, अम्लीय है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि 1 बिलियन है कोई, उसका pH मान 3 है, बताइए वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो pH स्केल होता है उस पर कुल मिला के 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। 1 से कहाँ तक होता है, 1 से 14 तक होता है। जो बीच में होता है 7 होता है। अच्छा 7 किसका होता है, तो पानी का होता है। अगर इधर बढ़ेंगे तो वह क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जबकि जो सेकंड यानी 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, चाहे 3 हो, 2 हो, 1 हो। यदि कि 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। लेकिन यहाँ कहा गया pH मान कितना है, 3 है, तो जायज़ सी बात है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करिए आप। ठीक है, उनको भी पता चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है नियान है, क्या है, क्षार है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या फिर संक्रमण तत्व है। बताइए जो नियान है, नियान का सिंबल क्या है, Ni। बताना यह है कि जो नियान है वह क्या है। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर नियान की बात करें यह एक अक्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में सभी प्रश्न छपने वाले हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। तांबे का अयस्क है, तांबे का अयस्क क्या है, बॉक्साइट, मैलेकाइट, कार्नलाइट, सीडेराइट। बताना यह है कि 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है, तो मैलेकाइट है। क्या है, मैलेकाइट है। अगला कहा गया है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। बताना यह है जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य अवयव क्या है। मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें का। अगर 12वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वह मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तांबे का गैस कौन है, मैलेकाइट है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो मीथेन है। ठीक है, अगला है कि पॉलीथीन निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। एथेन के, एसिटिलीन के, मीथेन के या फिर प्रोपेन के। बताना यह है कि 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जो पॉलीथीन है वह बहुलीकरण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एथेन के। किसके द्वारा, एथेन के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, और ना ये सिर्फ आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के लिए बल्कि प्री बोर्ड और मेन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है यह बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन ही हमारे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला है, कहा गया है पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका, बीजांड। बताना यह है कि पुष्प के जो स्त्री केसर के मध्य का भाग होता है उसको क्या कहते हैं यह बताना है। तो 15वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है कहाँ पर। बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में या फिर दाएं नीले में। बताना है 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाएं अलिंद में। हमेशा देखेंगे जब फेफड़ों से जो है शुद्ध रक्त आता है कहाँ पे आएगा, तो बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, बाएं अलिंद में। अगला कहा गया पादपों में वायु प्रदूषण दूर जो है करने के लिए, वायु प्रदूषण जो है दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। श्वसन, वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रोटीन संश्लेषण। बताइए कि 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया है। अगला है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान सुनिएगा, नहीं पूछा गया है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका। बताना यह है कि कौन सा जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
अंडाशय है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है। क्या बचा? शुक्र वाहिका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन से होते हैं? अगर पुरुष की बात करते हैं तो यक्स वाई होता है, किसमें? मेल में। जबकि फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है? तो यक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान समझिए करिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लेनेरिया में, केचुआ में। बताना है कि 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें होता है, यह बताना है। तो अगर अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। अब देखिए, ये तो हो गए OMR वाले, ये आपको देखने मिल जाएंगे, 20 प्रश्न रहेंगे, आपको करना होता है। ठीक है, आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और कुछ क्या प्रश्न कहे गए हैं, क्योंकि और भी प्रश्न आने हैं एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 प्रश्न आके ख़त्म हो जाएगा ये 20 प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दूरदृष्टि दोष क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? अभी हमने बताया था आपको कि दूरदृष्टि दोष के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस करके देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था, वहाँ बताया गया है किस प्रकार के जो है लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमने बताया जो है निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे पूछा गया दूरदृष्टि दोष क्या है। भैया बात समझो पहले, यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, दूरदृष्टि दोष है क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है दूरदृष्टि, क्या लिखा है? दूरदृष्टि, लेकिन फिर भी क्या है उसमें दोष है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई दोष जो कि जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु उसमें दोष है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, परंतु मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब आप लिखेंगे क्या कि ऐसा कोई दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि इसी दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जाके प्रीवियस करके देखिएगा वीडियो। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया है, निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 15, R2 10, R3 30, R4 जो है 5 दिया गया है, R5 20 दिया गया है। मतलब ये है कि ये सब के सब सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज़ के लिए क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, जितने भी हैं R5 तक आप पहले क्या कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ देखिए V का मान दिया गया है, तो V बराबर क्या होता है, I × R होता है। यहाँ पे R का वैल्यू रखिएगा, V का मान रखिएगा और दोनों को काट करके देख लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, करके एग्ज़ाम में आप जाइएगा, बेस्ट करके आएंगे। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, आपके बताना है। अच्छा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं पूछा गया है आपके प्रश्न, इसलिए करके जाइएगा। अपवर्तन किसे कहते हैं पढ़ाया गया है, पढ़ के जाइएगा। अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन देखिए, जब अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अगर अब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जैसे ये मान लीजिए माध्यम है, इस माध्यम में जल भरा हुआ है, ठीक है, प्रकाश आया और यहाँ से जाना था इसको सीधा, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है, विचलित, या तो अवलंब की तरफ झुक जाएगा या तो अवलंब से दूर हट जाएगा। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, कुल 2 नियम हैं। पहला नियम ये था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम था। ठीक है, दूसरा नियम ये था, क्या था, कि जो आपतन कोण की ज्या है तथा अपवर्तन कोण की ज्या है, ध्यान सुनिएगा, क्या हमने कहा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा, यानी कि sin I बटे sin R = क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, हमेशा नियत होगा। बात समझ में आ रही है, ये अपवर्तन के नियम हो जाएगा। आएगा 100% लिख लीजिए, या तो प्रकाश का अपवर्तन का आएगा या तो परावर्तन का पूछा जाएगा ज़रूर, पढ़ के जाइएगा ज़रूर। ठीक है, अगला है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, यानी कि आपको दिया गया है क्या, h का मान कितना दिया गया है
5 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंब है, अच्छा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, बिंब है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि यह फिजिकल कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे यू का भी मान दिया गया 25 सेंटीमीटर, अथवा 25 हमेशा ध्यान दीजिए, यू का मान हमेशा माइनस लिया जाता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो बताना यह है कि बताइए कि आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो बताइएगा, देखिए लेंस कहा गया है, लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u, इसी फार्मूले में लगाइएगा, ठीक है। पहले आवर्धन से निकाल लीजिएगा, इसको करके जाइएगा आप, कराया गया है आपको क्लास के थ्योरी की क्लास में आपको कराया गया है हर एक चीज़, ठीक है। अथवा अगर आप ये नहीं आता है आप करेंगे क्या, अथवा सेकंड वाला प्रश्न करिएगा। देखिए क्या कहा गया, आँख की समझने क्षमता का अर्थ समझाइए, किसी उत्तल लेंस द्वारा पृथ्वी में बनने वाले किरण आरेख बनाइए, जबकि इतना से इतना पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे MnO2 या Cl, यहाँ पे जो है MnCl2 + H2O + Cl2 बन रहा था। यहाँ आप देखेंगे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 1 है, सिंगल है, इसका मतलब इसके सामने 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैग्नीशियम 1 है यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं आप 1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 पूरा कर दीजिए आप। अब देखिए मैग्नीशियम 1 हो गया सिंगल, मैग्नीशियम सिंगल है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, फिर क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, इसका मतलब ये है कि अब ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है, बस समझ में आ रही है। इसी प्रकार से इसको करिएगा, करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। एक एक प्रश्न को देखते जाइए, समझते जाइए। क्या होगा जब एथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कराई जाती है, पूछा गया, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा एक एक प्रश्न को, ठीक है। और कल वाला जो प्रश्न हुआ है उसका जो है आप चाहें तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए और ही बेहतर हम बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन की कौन सी 2 विशिष्ट गुणधर्म है जिसके कारण कार्बन जो है असंख्य यौगिक बना सकता है, करके जाइए ये भी प्रश्न। उसके बाद कहा बेकिंग पाउडर खाने को जो है सोडा का रासायनिक नाम हुआ सूत्र लिखिए तथा इनके बनाने की विधि एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। अगला कहा गया निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सापनीकरण, उदासीनीकरण, टिप्पणी लिखना होता है। किण्वन से आप क्या समझते हैं या फिर किण्वन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया, बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको, तंत्रिका कोशिका जो है उसका नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। आगे कहा गया पुष्प में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला देखेंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय अंग में होता है, उसके कार्यों को जो है चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, यह भी प्रश्न कहा गया आपसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर ये नहीं आप कर पाते हैं तो दूसरा कहा गया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए, मनुष्य में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में देखने को, आप करिएगा, डरिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। बेहतर तरीके से करेंगे आप और खुद पे विश्वास रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अपने हम बाड़ी को